हेलो आर्मी, कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम साइंस क्लासेज में। आज एक न्यू लेक्चर के साथ आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 11th एंड 12th क्लास की फिजिक्स के पूरे सिलेबस को ब्रेक करेंगे कि कैसे कैसे आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके पास में फिजिक्स पढ़ने से शुरुआत में ही क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ फिजिक्स क्या होती है कि हमारे पास के अंदर जितनी भी फेनोमेनन है, जैसे मेरा बोलना, आपका सुनना, पानी की लहरों का उठना, फिर से गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य से किरणों का आना और लाइट का दिखना, ये सारी जितनी भी फेनोमेनन है, जितनी भी इंसिडेंट्स हैं, इन सभी इंसिडेंट्स को हम पर्टिकुलरली एक लॉ से डिफाइन करते हैं और उन लॉज को मिला के हमारे पास में क्या बनाएगी ये फिजिक्स। तो कहने का मतलब लॉज दैट डिफाइन दी फिजिकल वर्ल्ड। कहने का मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड अपने चारों तरफ होने वाले जितने भी फेनोमेनन है उनको फिजिक्स आती है कि पर्टिकुलर एक लॉ से डिफाइन किया जाए। तो उन लॉज को अपन ने क्या नाम दिया है बेटा? फिजिक्स। उस ब्रांच का क्या नाम है? फिजिक्स। अब बात करें सर फिजिक्स बनती कैसे है, फिजिक्स कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो फिजिक्स है वो आपके पास में यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। सर एक एक वर्ड को समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे। कैसे? यूनिफिकेशन से चलता हूं मैं पहले। यूनिफिकेशन को आपको क्या समझना है? देखो यूनिफिकेशन, मैं एग्जांपल लेता हूं। न्यूटन बाबा आया, न्यूटन बाबा ने क्या, हमारे सर पे एक एप्पल गिरी और मैंने पूरी फिजिक्स को बना दिया। कहानियाँ है बेटा, कहानियाँ हैं। एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्व, पेंडुलम स्विंग। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? मैं कहूँगा कि इन तीनों जो फेनोमेनन हैं, इन तीनों इंसिडेंट को है हम फिजिक्स के अंदर एक ही लॉ से डिफाइन करते हैं। उस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल सर। कहने का मतलब एप्पल गिरा, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कर दी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। मून रिवॉल्व, सर जो मून होता है वो मून आपके पास में जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो उसमें भी आपके पास में क्या लग रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक इतना छोटू सा एप्पल, एक इतना बड़ा सा एप्पल, कहने का मतलब एक बड़ा सा मून, उसको आपने दोनों फेनोमेनन को एक कॉमन लॉ में डिफाइन कर दिया। उसे क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या हुआ बेटा? जैसे साथ में है पेंडुलम स्विंग, घड़ी का पेंडुलम स्विंग करता है तो उसके पीछे भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पेंडुलम है, सू 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 सू, तो कौन सा हमारे पास में? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिफिकेशन हुआ ही नहीं हुआ? इन तीनों इन फेनोमेनन को हमने एक लॉ में डिफाइन कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिफिकेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल सर एक और एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल, लेंस लॉ, 12th क्लास में आएगा लेंस लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इन सबको मैंने लिखा है, तो इन सबको मैं बोलना चाहूँगा कि इन जितनी भी फेनोमेनन है ये सारी फेनोमेनन एक ही लॉ पे बेस है। और वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहने का मतलब आपके पास के अंदर लेंस लॉ, बर्नौलीज लॉ यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों को एक ही लॉ में डिफाइन किया गया है और उस लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हुआ? यूनिफिकेशन।
आपने इन सभी फेनोमेनन को क्या किया है, एक पर्टिकुलरली लॉ से डिफाइन किया है, तो ये क्या हो गया, यूनिफिकेशन। हुआ नहीं हुआ यूनिफिकेशन? बिल्कुल सर। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन की डेफिनेशन की, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे पास में चीज़ें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, उन सभी थिंग्स की एक थ्योरी बनाएगी, उसे अपन क्या नाम देंगे, यूनिफिकेशन। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। जैसे आपने पढ़ा होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कर सकते हैं, पूरी थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अंडरस्टैंड? अब आपके पास में क्या है कि आप देखोगे सर मैक्सवेल्स फॉर इक्वेशंस, नाम सुना होगा मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। उन चारों इक्वेशन से हम पूरी आधी फिजिक्स को, हाफ फिजिक्स, उसको पूरे को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, बोले तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन चारों इक्वेशन से हमने इतने टॉपिक्स को डिफाइन किया, तो इसका मतलब यूनिफिकेशन हुआ नहीं हुआ? जो सर ये यूनिफिकेशन हुआ। तो फिजिक्स क्या चाहती है कि आपके पास के अंदर जितनी बड़ी बड़ी, जितनी छोटी छोटी फेनोमेनन है, उन सबको हो सके तो एक ही लॉ से डिफाइन किया जाए। तो ये क्या हो गया, यूनिफिकेशन। आने वाले जितनी भी इंसिडेंट्स है, अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, उनको हम एक सिंगल लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, यूनिफिकेशन। क्या हुआ, यूनिफिकेशन। जी सर, समझ में आया। आगे चलते हैं, रिडक्शनिज्म। देखो रिडक्शनिज्म क्या करती है, आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो फिजिक्स होती है वो छोटे छोटे शॉर्ट पार्ट्स में, शॉर्ट प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है, फिर उन शॉर्ट पार्ट्स को, उन शॉर्ट प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व। तो कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ना, डिवाइड करना, बाद में उसको क्या करना, सॉल्व करना। तो ये आपके पास में क्या आ गया, रिडक्शनिज्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये आपके पास में है रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन। आगे देखते हैं आपके पास में क्या है, अब मैं टॉपिक लेना चाहता हूँ स्कोप ऑफ फिजिक्स। सर फिजिक्स का नाम तो समझ लिया, फिजिक्स क्या होती है ये भी समझ लिया, और आपने ये भी समझ लिया कि सर हमारे पास के अंदर कि यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स की। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अंडरस्टैंड? स्कोप ऑफ फिजिक्स को कहने का मतलब है फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैक्रोस्कोपिक, बड़ा इसी का दूसरा नाम होता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा हमने इसका पार्ट किया है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम क्या है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब जो मैक्रोस्कोपिक है क्लासिकल फिजिक्स का, उसको फर्दर मोर पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोफिजिक्स, और सेकंड में लास्ट में है ऑप्टिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स मैक्रोस्कोपिक, उसी का सेकंड नाम क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक, मॉडर्न फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्दर मोर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैकेनिक फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑप्टिक्स।
सबसे पहले मैं डील करेंगे हमारे पास में मैकेनिक्स के साथ। सर मैकेनिक्स में हमके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? कार मोशन, कार चल रही है, उड़ रही है, कार मोशन। रॉकेट रिपल्सन, रॉकेट रिपल्सन, रॉकेट रिपल्सन, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, बड़ा फ्लोटेशन, साउंड वेव, ओके टॉपिक्स मेन टॉपिक हमको डील करेंगे। साउंड वेव्स के बाद में हम पढ़ेंगे फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड। तो देखते हैं तो हमें मैकेनिक्स में किसको डील करना है? इन सभी पार्ट्स से डील करना है हमें। ये सभी पार्ट्स आपको यही नहीं है, बहुत पार्ट्स है, लेकिन मैंने ऊपर से देखो आपके पास के अंदर इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन, आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं हमारे, उन सभी कंट्रीज में 11th एंड 12th में जितनी फिजिक्स है उसको कवर किया जाता है। लेकिन कवर कहाँ से किया जाता है? ऊपर से। तो पूरी फिजिक्स को हम 11th 12th में कवर कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? मैकेनिक्स में कार मोशन, रॉकेट रिपल्सन, इन सबको क्या किया है? कवर किया है। बात करूँ थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स में हम कवर करेंगे सबसे पहले लॉज को। किसके लॉज को सर? थर्मोडायनामिक्स के लॉज को। हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एंड स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टैंड? तो देखो ये जो दो टॉपिक्स हैं मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, इन सभी टॉपिक्स को आपको डील करना है बेटा 11th क्लास में, 11th की वीक्स में। स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे मैकेनिक्स को, मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उनको डील करेंगे और बहुत तगड़े तरीके से फोड़ना है इनको, बहुत तगड़े तरीके से फोड़ना है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना है सबसे पहले चार्ज के अबाउट में, या चार्ज के बारे में, अबाउट द चार्ज, अबाउट द फील्ड, अबाउट द पोटेंशियल, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, AC एंड DC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये टॉपिक्स कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बात करूँ ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में हम कवर करेंगे लाइट, पार्टिकल्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि डुअल नेचर। इसमें कवर करेंगे हम टेलीस्कोप को, आई, माइक्रोस्कोप, पोलराइजेशन वगैरह वगैरह। तो ये जो दो हमारे पास के अंदर ब्रांच है मैक्रोस्कोपिक, क्लासिकल फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑप्टिक्स को, इन दोनों को हम ऊपर से कवर करेंगे। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। तो ये तो सिलेबस हो गया हमारा 11th एंड 12th का। तो बेटा ये जो माइक्रोस्कोपिक है इसी को अब ऐड किया है लास्ट में, जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसके लास्ट वाले टॉपिक्स में आते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, लॉजिक गेट के अबाउट में, लॉजिक गेट्स। तो पूरी साल आपको 11th एंड 12th के अंदर ये सिलेबस पूरा कवर करना है, और इन सिलेबस से आपके पास में IIT, नीट, NDA और एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन हमेशा फंसता है। तो जितना हो सके आपको उतना बढ़िया इनको तैयार करना है, और एक एक जो भी क्वेश्चन इनसे बने उन सब क्वेश्चन को हमको फोड़ना है, बहुत तगड़े तरीके से फोड़ना है, मतलब एकदम शानदार, कि दोबारा कभी भी इनका सामना हो तो हमारे ये हाथ जोड़े।
तो इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हम करेंगे इनके अबाउट के बारे में कि हमारे पास के अंदर सर सिलेबस में क्या क्या है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट कर देंगे, हम मैकेनिक्स से पढ़ेंगे, उस सारे टॉपिक्स को एक एक बार लपेटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि सर फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ, मॉडर्न फिजिक्स आपके पास में कहाँ से बनी, आपको क्या नीड पड़ी कि मॉडर्न फिजिक्स बनाना पड़ा, ये फिजिक्स कम नहीं थी क्या? बिल्कुल, देखते हैं कैसे। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, मर मिटेंगे हम, झुकने देंगे ना हम। हाँ, शान तेरी न कम। बेटा वतन, वतन हमारे लिए सब कुछ है, कभी भी इस तिरंगे की शान को कम नहीं होने देना है। जान चली जाए लेकिन इस वतन की शान को कम नहीं होने देना है। बिल्कुल, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको हमेशा हमारे इंडिया, हमारे भारत का तिरंगा ऊपर रखना है। जरूरी नहीं आप पढ़ाई क्षेत्र में हो, आप कोई खेल क्षेत्र में हो, किसी में भी हो, लेकिन आपको हमेशा तिरंगा ऊपर रखना है, उसकी शान को कभी कम नहीं होने देना है। देखते हैं आगे कि सर फिजिक्स जब टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी तो आपके पास के अंदर क्या आ गई? क्रांति। कैसे? सर टेक्नोलॉजी से जुड़ के फिजिक्स ने बनाई सोसाइटी। जो फिजिक्स है, फिजिक्स में डेवलपमेंट की नीड क्या पड़ी? जब हमारी सोसाइटी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उनको रिक्वायरमेंट पड़ी कि इनके अंदर क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे सबसे पहले थे स्टीम इंजन, भाप से चलने वाले इंजन थे। स्टीम मतलब भाप, इंजन। तो हमारे पास में स्टीम इंजन की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी वर्क करने की पावर है, उसको इंक्रीज करने के लिए आपको हमारे पास के अंदर किसकी नीड पड़ी? फिजिक्स की। कैसे? फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी। तो यहां पर आपके पास के अंदर टेक्नोलॉजी को नीड पड़ी फिजिक्स की, तो फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और डेवलप करके क्या बनाया? कार्नो इंजन। कार्नो इंजन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या बनाए? इंजन्स बनाए, जिनकी इफिशियंसी क्या हो गई? इंक्रीज। तो इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए आपने किसकी नीड ली? फिजिक्स की। तो यहाँ पर जब जब टेक्नोलॉजी को नीड पड़ी हमारे पास के अंदर, तो फिजिक्स ने अपने आप में डेवलपमेंट किया और आपके अंदर क्या बना दिए? ऐसे इंजन बना दिए जिनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए आपने फिजिक्स के अंदर डेवलपमेंट किया। कैसे? सेमीकंडक्टर बनाए, लॉजिक गेट बनाए, ट्रांजिस्टर बनाए। सर ये तो काम ही नहीं आ रहे। सर आ रहे हैं। आपने जो लैपटॉप हाथ में पकड़ रखा है, आपने जो एलईडी बल्ब पकड़ रखा है, कई ऐसे आपके पास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन सेमीकंडक्टर्स, जैसे आपके पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल, सन से आने वाली लाइट को हम किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहाँ सोलर पैनल में किसका काम होता है? सेमीकंडक्टर्स का। किसका काम होता है? सेमीकंडक्टर का। तो जैसे जैसे फिजिक्स ने अपने आप में डेवलपमेंट किया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी क्या होती गई? डेवलप होती गई। तो आज लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन सब में हम किसका यूज करते हैं? फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स का, सेमीकंडक्टर, इन सब का यूज करते हैं हम इनके अंदर। आई बात समझ में? अब आपके पास भी हम देखते हैं, इसके अंदर आगे टॉपिक आता है कि जो फोर्स है इस अर्थ पे, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अगर वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपको आ गए तो आपको मान लो जितने भी फोर्सेस हैं इस अर्थ पे वो सभी अंडरस्टैंड हो गए। तो टॉपिक क्या है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 फंडामेंटल फोर्सेस। हाँ, 4 का मतलब सबसे पहले डील करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए डील करते हैं इन सभी के साथ में अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। इस यूनिवर्स में जितनी भी मास ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा मास, उन सभी मास वाली ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी मास वाली ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑन अर्थ, वीकेस्ट फोर्स ऑन अर्थ, बट इट हैज अ लॉन्ग रेंज। कहने का मतलब जो अर्थ है उससे भी आपके पास में जो मून है उस पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लॉन्ग रेंज में हुआ नहीं हुआ? तो कहने का मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। लॉन्ग रेंज कितनी सर? इनफाइनिटी, इनफाइनिटी, अनंत। आगे चले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक अच्छा चार्ज, एक गंदा चार्ज, और एक अच्छा और एक गंदा चार्ज। तीन तरह के चार्ज ले लें। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक अच्छा और एक गंदा। यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल, यानी कि दोनों क्या करेंगे दूसरे को? रिपल। ये दोनों में क्या करेंगे दूसरे को? रिपल। सर ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में दिख रहा है आपको दो चार्जेस के बिटवीन में, एक तो लग रहा है रिपल्सन, एक लग रहा है आपके पास में अट्रैक्शन। तो जितनी भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उनके बीच में हमेशा क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। उन फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज ऑल्सो ए लॉन्ग रेंज फोर्स। वो भी कितनी बड़ा? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। यह आपके पास में लॉन्ग रेंज वाला फोर्स हो गया। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक फोर्स है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। दोनों ध्यान रखना, नो डिपेंड, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। दोनों फोर्सेस मीडियम की नेचर पर डिपेंड नहीं करते। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कोई न्यूक्लियस है सर? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है उनको हम इंक्लूडेड नेम दिए हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या देते हैं? न्यूक्लियंस। तो इन न्यूक्लियंस के बीच में, इन्हें न्यूक्लियंस के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन में, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन में। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है। तो इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बिटवीन में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज। अब आप कहोगे सर कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपल करेंगे। ऑफ कोर्स रिपल करेंगे, ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये रिपल करेंगे। लेकिन इन्हीं की इस रेंज के अंदर, जो इन न्यूक्लियस की रेंज है, न्यूक्लियॉन्स की रेंज है, उस रेंज के अंदर आपके पास में इस रिपल्सन से ज़्यादा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बिटवीन में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ऑन अर्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ। रेंज कितनी है बेटा इसकी? रेंज 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फर्मी मीटर, दोनों सेम है। 10⁻⁻15 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं? 1 फर्मी मीटर। अंडरस्टैंड? और साथ ही में आपके पास में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जितना अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन में है, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन में है।
उतना ही अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बिटवीन में है। तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, अंडरस्टैंड? यस सर। अब बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये भी न्यूक्लियस के बिटवीन में लगेगा? नहीं, आपके पास में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस में। लेकिन आपने देखा होगा अगर हमारे पास में किसी भी रेडियो एक्टिव का इमिशन करा रहे हैं, व्हेन अ रेडियो एक्टिव इमिशन हैपन, तब आपके पास में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कैसे? न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कोई भी आपके पास के अंदर मान लो क्या है, न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और ये क्या है? उसकी सेल, और यहाँ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन में लगने वाला है हमारे पास के अंदर न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। हम दूसरे न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं। जब भी आपके पास में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या होता है? इमिशन होता है, तो वहाँ पर एक तो बनता है न्यूट्रिनो, एक बनता है एंटी न्यूट्रिनो। अगर ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जब इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको यहाँ 12 तक सिर्फ ये 3 फोर्सेस सुनने को मिलेंगे। इन 3 फोर्सेस के साथ में आपको डील करनी है, यहाँ पर नहीं जाना, ये आपके नॉलेज के लिए बताएं। रेंज उतनी है इसकी भी 10⁻⁻15 मीटर। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है ना? चला आ गया। लेकिन ये जो आपके पास के अंदर कंपैरिजन है, ध्यान रखना ये कंपैरिजन एक कच्चे रॉ मटेरियल, रॉ कच्चे मतलब रॉ, कच्चे डाटा पे बेस है, रॉ डाटा पे बेस है। कहने का मतलब ये आपके पास में देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी 1 मिनट ऊपर से नीचे लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कितना मल्टीपल होगा? 10⁻²। यानी कि आपके पास में इसका जो 100वां भाग है, 100 पार्ट, वो 100 पार्ट क्या है? इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका कौन सा पार्ट है? 10⁻13 पार्ट। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इसका है ऑलमोस्ट 10⁻38। अगर 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो उसका 10⁻38 पार्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? आ रहा है मजा? तो पूरे जो डिटेल के अंदर हमने सिलेबस का ब्रेकअप है वो कर लिया है। व्हाट इज फिजिक्स क्या है, इन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है। आगे से हमारे पास में तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम डील करेंगे इन्हीं के कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत अच्छी से खेलना है सर। IIT, नीट, NDA, एयरफोर्स, इन सब में क्वेश्चन आता है इनसे। तो बने रहिए हमारे चैनल एम साइंस क्लासेस के साथ में।